लोक प्रशासन विषय से एमए करने वाले विद्यार्थियों के लिए हम सामाजिक प्रशासन पेपर का अध्ययन कर रहे हैं। सामाजिक प्रशासन पेपर आपके एमए फाइनल ईयर का एक पेपर है। मैं डॉक्टर देवकांता शर्मा, माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा के विद्यार्थियों के लिए सामाजिक प्रशासन में सामाजिक नियोजन से संबंधित ये वीडियो आपके लिए तैयार कर रही हूँ। हम सामाजिक नियोजन के बारे में पहले 2 पार्ट्स में 2 वीडियो तैयार कर चुके हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने उनको देखा होगा, समझा होगा। हम सामाजिक नियोजन की अवधारणा को समझ चुके हैं कि सामाजिक नियोजन का अर्थ क्या है। सामाजिक नियोजन से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाओं को हमने पढ़ा और समझा। तदुपरांत हमने सामाजिक नियोजन का अर्थ समझा कि सामाजिक नियोजन की परिभाषाओं से सामाजिक नियोजन का क्या तात्पर्य निकलता है और आखिर में सामाजिक नियोजन है क्या। फिर हमने देखा कि हमारी प्रशासनिक व्यवस्था में सामाजिक नियोजन की आवश्यकता क्यों है। हमने सामाजिक नियोजन की आवश्यकताओं को बहुत विस्तार से समझा और आज इस क्रम में हम अगली बात पढ़ रहे हैं कि सामाजिक नियोजन के उद्देश्य क्या हैं। यद्यपि जब हम सामाजिक नियोजन की आवश्यकता पढ़ रहे थे तब हम काफ़ी कुछ इसके उद्देश्यों के करीब पहुंच चुके थे कि सामाजिक नियोजन का उद्देश्य क्या है। हमने सामाजिक नियोजन को पढ़ा तो हमने समझा कि सामाजिक नियोजन मोटे रूप से ऐसा कोई भी नियोजन जिसका उद्देश्य सामाजिक न्याय में वृद्धि करना हो वो सामाजिक नियोजन है। हम सामाजिक नियोजन की अवधारणा को बहुत सारे तरीके से समझ चुके हैं और समझ सकते हैं भविष्य में भी। तो अगर कोई भी ऐसी योजना जो सामाजिक न्याय को बढ़ाती हो, सामाजिक समता की स्थापना करती हो, तो वह सामाजिक नियोजन है। हमने देखा कि ज़रूरत क्यों है सामाजिक नियोजन की, ये हमने पिछले वीडियो में समझा। आज हम समझते हैं कि सामाजिक नियोजन के पीछे उद्देश्य क्या है। तो सामाजिक नियोजन के पीछे सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है सामाजिक कुरीतियों को मिटाना। जब कभी भी सामाजिक नियोजन किया जाएगा, समाज के लिए योजनाएं बनाई जाएगी, तो उन योजनाओं का पहला उद्देश्य होगा कुरीतियों को मिटाना। पिछले वीडियोस में हम इस बात पे चर्चा कर चुके हैं कि सामाजिक कुरीतियाँ क्या है। समाज की कुछ ऐसी मान्यताएं जो समाज ने सिर्फ अपनी परंपराओं या रूढ़िवादिता के कारण स्वीकार कर लिया है और इससे समाज का विकास अवरुद्ध हो गया है। समाज विकास नहीं कर पा रहा है क्योंकि कुरीतियाँ हैं। कई उदाहरण हैं हमारे सामने, कई बार हम इस बात का जिक्र कर चुके हैं। चाहे वह बाल श्रम हो, भिक्षावृत्ति हो, बाल विवाह हो, कन्या भ्रूण हत्या हो, दहेज प्रथा हो, ये जो कुरीतियाँ हैं जिनको हमने बिना किसी तर्क के स्वीकार कर लिया और हम इन बातों को इस तरह से मानने लग गए हैं कि बस इनको तो मानना चाहिए। इस सोच ने, इन कुरीतियों ने, इन विकृतियों ने, बल्कि विकृति कहना चाहिए, इन विकृतियों ने समाज को विकसित होने से रोक लिया, समाज को जकड़ लिया। इससे जरूरी है कि हम इन कुरीतियों को मिटाएं। सामान्य समझ से अगर इन कुरीतियों को मिटाना होता तो हमारे देश में बहुत सारे उपदेशक हुए हैं, मार्गदर्शक हुए हैं, जिन्होंने इन कुरीतियों के खिलाफ एक मुहिम चलाई। चाहे वह बाल गंगाधर तिलक हो या राजा राम मोहन राय या दयानंद सरस्वती, बहुत सारे समाज सुधारक हुए हैं हमारे देश में जिन्होंने सामाजिक कुरीतियों को मिटाने के लिए जन चेतना फैलाने का कार्य किया, बहुत समझाया हमें, लेकिन सामाजिक कुरीतियाँ नहीं मिटी। जब उन समाज सुधारकों के प्रयासों से सामाजिक कुरीतियाँ नहीं मिटे तो फिर जरूरी है कि राज्य सामाजिक नियोजन के माध्यम से इन कुरीतियों को मिटाए। राज्य अपने कानून में उस नियोजन को शामिल करे, उद्देश्य लेकर चले कि सामाजिक कुरीतियों को मिटाना है और इसके लिए ज़रूरी है कि वह चरणबद्ध तरीके से
इस प्रकार नियोजन करें कि सामाजिक कुरीतियां मिटे और लोगों में यह भाव पैदा हो कि वह सामाजिक कुरीतियों का समर्थन नहीं करेंगे। सामाजिक नियोजन का एक उद्देश्य है समानता की स्थापना। जब हम समानता की स्थापना की बात करते हैं तो ये समानता सिर्फ स्त्री और पुरुष के बीच समानता नहीं है, ये है लेकिन सिर्फ ये नहीं है। हम समानता की बात करते हैं तो समानता का तात्पर्य है कि किसी भी आधार पर, किसी भी स्तर पर, किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो। अगर अस्पृश्यता विद्यमान है तो समानता नहीं है। छुआछूत नहीं होना चाहिए। छुआछूत को मिटाना समानता की स्थापना है। जातिगत भेद को मिटाना समानता की स्थापना है। वर्ग भेद को मिटाना समानता की स्थापना है। स्त्री और पुरुष को समान अधिकार देना समानता की स्थापना है, जो हमारी सामाजिक व्यवस्था नहीं देती। अभी हम विधिक व्यवस्था की और राजनीतिक व्यवस्था की तो बात ही नहीं कर रहे, हम सिर्फ सामाजिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं। और हमारी सामाजिक व्यवस्था में कितनी असमानता विद्यमान है ये आप सब जानते हैं, आप सब देखते हैं इसको। तो सामाजिक नियोजन के माध्यम से समानता की स्थापना करना एक उद्देश्य है कि हर उस भेदभाव को मिटाया जाए जो भेदभाव विकास के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रहा है, विकास को रोक रहा है। समानता के साथ मिलती जुलती बात है न्याय की स्थापना। न्याय कब होगा? जब प्रत्येक व्यक्ति को उसका अधिकार मिले, यह न्याय है। अगर व्यक्ति को उसका अधिकार नहीं मिल रहा, अगर व्यक्ति को अधिकारों से वंचित किया जा रहा है किसी भी कारण से, तो वह न्याय नहीं है। अगर एक व्यक्ति विशिष्ट योग्य जन है, किसी भी प्रकार की शारीरिक या मानसिक अक्षमता उसमें आ गई है किसी भी कारण से, तो भी उस व्यक्ति को सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार है। और इसके लिए अगर राज्य सामाजिक नियोजन के माध्यम से सामाजिक नियोजन में आरक्षण का प्रावधान रखता है तो वह न्याय है। वह समानता नहीं है, वह न्याय है। यदि बालिकाओं को जन्म देकर छोड़ दिया जाता है लावारिस, तो उनको अच्छी परवरिश देना राज्य का दायित्व है और ये न्याय है। कन्या भ्रूण हत्या को रोकना न्याय है। लड़कियों को शिक्षा से वंचित कर दिया जाता है, उनका ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा होता है। पढ़ते हुए बीच में पढ़ाई छोड़ देना ड्रॉप आउट कहलाता है। तो उनको वापस शिक्षा की तरफ प्रेरित करना, शिक्षा से जोड़ना, उच्च शिक्षा के लिए उनको स्कॉलरशिप देना या उनको फ्री में निःशुल्क शिक्षा देना, ये न्याय है। तो सामाजिक नियोजन का उद्देश्य है न्याय की स्थापना, ताकि गैर बराबरी खत्म हो सके और समाज की जो व्यवस्थाएं वर्ग विशेष को, व्यक्ति विशेष को अगर वंचित करती है विकास से, तो उसको राज्य के द्वारा सहायता दी जाए कि वह विकास से वंचित ना रहे, तो यह न्याय है। और इस न्याय की स्थापना के लिए सामाजिक नियोजन आवश्यक है। शोषण से मुक्ति। बाल श्रम शोषण है। अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में अगर श्रमिक कार्य कर रहे हैं तो वह शोषण है। अगर किसी मजदूर से, श्रमिक से निर्धारित समय से ज़्यादा कार्य करवाया जाता है तो वह शोषण है। किसी को कार्य करवाकर मजदूरी ना दी जाए, उसका पारिश्रमिक ना दिया जाए, तो वह शोषण है।
समान कार्य के लिए समान वेतन ना दिया जाए तो वह शोषण है। शोषण से मुक्ति एक सभ्य समाज के लिए बहुत आवश्यक है और सामाजिक नियोजन का ये उद्देश्य है कि राज्य सामाजिक नियोजन के माध्यम से शोषण मुक्त समाज की स्थापना करे। समाज में किसी भी प्रकार का शोषण नहीं होना चाहिए। एक वर्ग विशेष, जाति विशेष में जन्म लेने के कारण अगर किसी व्यक्ति को अपमानजनक जीवन जीना पड़ता है तो ये शोषण है। शोषण सिर्फ शारीरिक ही नहीं होता, शारीरिक के साथ मानसिक भी होता है, भावनात्मक भी होता है। तो शोषण से मुक्ति के लिए सामाजिक नियोजन आवश्यक है। तो ये सामाजिक नियोजन के उद्देश्य में समाहित हुआ। साथ ही समग्र सामाजिक विकास तभी होगा जब सामाजिक नियोजन होगा। जब हम समग्र सामाजिक विकास की बात करते हैं तो इसका तात्पर्य हुआ कि समाज का हर तबका, हर वर्ग विकसित हो। समाज के हर वर्ग की समस्याओं का सामना किया जाए, समस्याओं का समाधान निकाला जाए, समस्याओं से मुक्ति का मार्ग खोजा जाए। और इन सब के लिए ज़रूरी है कि समस्याओं को पहचाना जाए। जब तक समस्याओं को नहीं पहचाना जाएगा सामाजिक विकास नहीं हो सकता। समस्याओं को पहचान कर स्वीकार किया जाए कि हाँ, बेगारी है, बाल श्रम है, बाल विवाह है। जब तक हम सामाजिक समस्याओं को नहीं पहचानेंगे, नहीं स्वीकार करेंगे, तब तक सामाजिक विकास नहीं होगा। अंधविश्वास है, आपने पढ़ा कुरीतियों को मिटाना। तो जब समग्र सामाजिक विकास की बात करते हैं तो सामाजिक नियोजन का ये उद्देश्य है कि समाज के हर क्षेत्र को ध्यान में रखा जाए। समाज में शिक्षा भी बढ़े, समाज में रोजगार भी बढ़े, समाज में कुरीतियाँ भी मिटे। समाज में इस प्रकार के कानून लाए जाएं कि समाज में सामाजिक जो कुप्रथाएं चल रही, जिनके कारण व्यक्ति का शोषण हो रहा है, न्याय से वंचित रखा जा रहा है या मानव को गरिमा में जीवन से वंचित रखा जा रहा है, इस प्रकार का सामाजिक विकास होना चाहिए कि व्यक्ति सम्मानजनक जीवन जी सके, व्यक्ति गरिमा में जीवन जी सके। और ये चारों तरफ से, अगर शिक्षा नहीं है तो ये भी गलत है, रोजगार नहीं है तो ये भी गलत है, अगर स्वास्थ्य नहीं है तो ये भी गलत है। तो जब हम कहते हैं समग्र सामाजिक विकास तो इसका मतलब है शैक्षणिक विकास, स्वास्थ्य की दशाओं का विकास, स्वच्छता हो, प्रदूषण मुक्त हो समाज, कुरीतियां ना हो, शोषण ना हो, अन्याय ना हो, अपमान ना हो। जब इस प्रकार सामाजिक नियोजन हो तो उसको हम कहेंगे कि समग्र सामाजिक विकास हो रहा है। और ये समग्र सामाजिक विकास के लिए सामाजिक नियोजन आवश्यक है। और ये जितने बिंदु हमने पढ़े हैं इन सब के लिए आवश्यक है जन सहभागिता। जब तक जनता में चेतना नहीं होगी, जब तक जनता स्वयं कुरीतियाँ नहीं मिटाना चाहेगी, कुरीतियाँ मिटाने के लिए आगे नहीं बढ़ेगी, तब तक कुरीतियाँ नहीं मिटेगी। जब जनता स्वयं समानता की मांग उठाए और समानता का व्यवहार करे, स्वयं भी समानता का व्यवहार करे, समानता के व्यवहार में जब तक जनता की सहभागिता नहीं होगी तब तक समानता की स्थापना नहीं हो सकती। अन्यायपूर्ण परिस्थितियों का जब तक जनता स्वयं विरोध ना करे और न्याय की स्थापना में जब तक जनता सहभागिता न निभाए, सजग ना हो, तब तक न्याय की स्थापना नहीं हो सकती। जनता स्वयं शोषण का विरोध करे, स्वयं शोषण ना करे और शोषण का विरोध करे, और जहाँ शोषण हो रहा हो उसका विरोध करने के लिए सक्रिय सहभागिता निभाए, तब शोषण से मुक्ति संभव है। कुल मिलाकर समग्र सामाजिक विकास तब संभव है जब जन सहभागिता हो। तो ये राज्य का दायित्व है कि राज्य इस प्रकार से सामाजिक नियोजन करे कि जनता को ज़्यादा से ज़्यादा अपने कार्यक्रमों से जोड़े।
जनता को ज़्यादा से ज़्यादा भागीदार बनाए। जितनी ज़्यादा जन सहभागिता होगी, सामाजिक विकास उतनी ही तीव्र गति से होगा और उतना ही सशक्त होगा, उतना ही मजबूत होगा। तो सामाजिक नियोजन का एक उद्देश्य ये है कि जन सहभागिता को बढ़ाया जाए, ताकि सामाजिक नियोजन के माध्यम से सामाजिक विकास हो सके। तो ये सामाजिक नियोजन के उद्देश्य हैं। इन उद्देश्यों को आप पुस्तकों में पढ़िए। ये टॉपिक जो हम सामाजिक नियोजन का पढ़ रहे थे लगभग पूरा हो गया है। इसमें आप पंचवर्षीय योजनाओं का भी अध्ययन कीजिए, जिसने हमें किस प्रकार सामाजिक विकास में योगदान दिया है। आप पुस्तकों में पढ़िए, और कोई बात आपको समझ में नहीं आती है तो आप हमसे चर्चा कीजिए।